दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका द ग्रेट फ्यूचर एकेडमी में। मैं हूं दक्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर का टॉपिक 4 आज कवर करने वाले हैं, शीत युद्ध के दायरे। इससे पहले टॉपिक 1, 2, 3 पे हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, और परिचय इसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उस पर भी हमने वीडियो बना दी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो चारों वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के दायरे की बात कर रहे हैं कि शीत युद्ध का दायरा कहां तक सीमित था, क्या है इसके अंदर, क्या होता है दायरे का मतलब। दायरा होता है दोस्तों बाउंड्री, उसका कोना, कहां तक वो चीज फैलती है। सपोज करो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के कोने कोने ये क्या है, इसका दायरा है। तो शीत युद्ध इसी के अंदर घटित हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को कि शीत युद्ध जो है वो सारा का सारा इसके अंदर ही घटित हो रहा है। शीत युद्ध के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं अलग अलग जगहों पर घटी हैं दोस्तों। ये सारी की सारी घटनाएं बताई जाएंगी इसके अंदर, आपका जो टॉपिक है, और इन सब चीजों को आपको डिफाइन किया जाएगा कि शीत युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं मेनली घटी थी और क्या क्या उसके परिणाम निकले थे। दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक शीत युद्ध के दायरे। टॉपिक हमारे सामने है, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। देखो जैसे कि शीत युद्ध चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच, पिछले वीडियोस में हमने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा कर ली है ना, कि शीत युद्ध जो है वो दो महाशक्तियों के बीच चल रहा था और छुटपुट लड़ाई उनके बीच में होती ही रहती थी, ठीक है। पर कोई भी ऐसा नहीं देश नहीं था पहले हमला कर दे। शीत युद्ध का मतलब यही था, जैसा कि मैं पहले समझा, कि पहले मैं हमला करूंगा नहीं, पर उसने हमला करा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अनेक संकट सामने आए थे। क्यूबा मिसाइल संकट उसमें से एक हो सकता है, या फिर कई देशों के अंदर बहुत सारे संकट आ गए थे, है ना। छुटपुट लड़ाइयां हुई थी कांगो के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और कई सारे देशों के अंदर जो कि इन दो महाशक्तियों से जुड़े हुए थे, उनके साथ में लड़ाइयां होती ही रहती थी। विचारधारात्मक रूप पे समाजवादी देशों और पूंजीवादी देशों की थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां, छोटी छोटी लड़ाइयां होती ही रहती थी। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इसमें से एक था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्यूबा का मिसाइल संकट इनमें से ही एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ विचारधारात्मक रूप में ही या उसके स्तर पर ही लड़ाई रही, नहीं। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी कई जगहों पर हुई, पर वो लड़ाइयों का जो स्केल था, जो क्षेत्र था, बहुत सीमित था, छोटा था। तीसरा विश्व युद्ध होने की नौबत नहीं आई, उसके अंदर बहुत सारे देशों की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ठीक है ना। तो यहां तक हमें समझ में आ गया ये। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों महाशक्तियां कोरिया, बर्लिन, कांगो, ठीक है। तो तीन जगहों की बात कर रहे हैं, कोरिया, बर्लिन और कांगो। यहाँ पे दशकों की बात की है, किस किस टाइम पर, और कई और अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो साम्यवादी देश थे और जो पूंजीवादी देश थे, दोनों के बीच में सीधी सीधी मुठभेड़ की स्थिति आई थी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसी टाइम पर बंटवारा हुआ। किसका बंटवारा हुआ दोस्तों? इस टाइम पर बंटवारा होता है कोरिया का। कोरिया दो भाग के अंदर बढ़ जाता है, ऊपर वाला होता है नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला हो जाता है साउथ कोरिया, है ना। उसी टाइम पे नॉर्थ कोरिया ने साम्यवाद को अपनाया, या फिर हम बोलेंगे समाजवाद को अपनाया। जो साउथ कोरिया था उसने लोकतांत्रिक उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया, है ना, और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया अपने देश के अंदर, उसे प्रोत्साहन दिया। दोनों देशों के बीच वहां पे लड़ाई हुई, बर्लिन में लड़ाई हुई, कांगो के अंदर, अफ्रीका के देश कांगो के अंदर लड़ाई हुई। तो ऐसी लड़ाइयां, छुटपुट लड़ाइयां हो ही रही थी, और ये नहीं कि बिल्कुल ही लड़ाइयां विचारधारात्मक रूप में थी। मैंने जैसे कि बोला कि इन लड़ाइयों के अंदर क्या हुआ, युद्ध भी हुए, छोटे छोटे हथियार भी चले, लोग भी मरे, पर उसका स्तर जो था वो छोटे लेवल पर रहा। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने की नौबत नहीं आई। कई अन्य जगहों पर ही मुठभेड़ हुई, सीधे सीधे मुठभेड़ मतलब कि एनकाउंटर, सामने सामने आ जाना। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, है ना। दोनों में से कोई भी पक्ष जो था वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ना साम्यवादी देश पीछे हटने के तैयार थे, ना ही पूंजीवादी देश पीछे हटने के तैयार थे, क्योंकि उन्हें यही ट्रेनिंग दी गई थी, यही बोला गया था पैक्ट के तहत, जो उन्होंने वार्सा पैक्ट करा, और यहाँ पे नाटो का जो पैक्ट हुआ अमेरिका के साथ, है ना, हमने इसके ऊपर पहले पीछे बात कर ली है। तो दोनों देशों को ये बताया गया था पीछे नहीं हटना है, लड़ाई को एंड में आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट करके खत्म कर देना है, पर पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है हमेशा। क्योंकि बड़ा युद्ध होगा नहीं, बड़े युद्ध से हर कोई कतराएगा। आपको छुटपुट लड़ाइयां होती भी हैं तो कॉर्पोरेट करो बीच में, ठीक है, पर लड़ाई में पीछे नहीं हटना है। इसलिए
विचारधारात्मक रूप से ये गर्म युद्ध की तरफ चली गई थी, शीत युद्ध से ये गर्म युद्ध की तरफ भी गई थी। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। विरोधी खेमा है ना, साम्यवादी पूंजीवादी दोनों विरोधी खेमे थे, इनके बीच में संकट आ गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी। बिल्कुल युद्ध हो भी रहे थे, कहीं कहीं पे संभावनाएं बन गई थी, क्योंकि जब एक साम्यवादी कंट्री होगी दूसरी पूंजीवादी कंट्री होगी, दोनों आमने सामने रहेंगी तो लड़ाई की संभावना तो ऑब्वियसली बात है कि होगी ही होगी। लेकिन बातें एक हद तक से ज्यादा नहीं बढ़ी, बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाई, सिचुएशन जो थी वो अंडर कंट्रोल रही हमेशा से। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान है ना, जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, यहाँ पे लड़ाइयां थोड़ी बड़ी भी हुई है ना। यहाँ पे कोरिया के अंदर ही बहुत सारे लोग मारे गए, वियतनाम में बहुत लोग मरे, अफगानिस्तान की लड़ाई बहुत बड़ी थी, अमेरिका के साथ होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो मरे, पर इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं आई कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में करनी पड़ जाती। लेकिन विश्व जो था वो बच गया इस लड़ाई से, यानी कि परमाणु युद्ध से। परमाणु युद्ध नहीं हुआ, हम जानते हैं परमाणु युद्ध कितना खतरनाक होता है, ठीक है, इससे हम बच के ही रहे। और वेमन से विश्वव्यापी नहीं हो पाया, ठीक है ना, विश्वव्यापी नहीं हो पाया, ये ग्लोबलाइज नहीं हो पाया, दुनिया के अंदर नहीं फैल पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया। दोस्तों कह रहे हैं कि लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, दुनिया में परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आई। अगर परमाणु युद्ध होता है तो हम जानते हैं कि उसका असर, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी नौबत नहीं आई। और वेमन से विश्वव्यापी नहीं हो पाया, यानी कि इसको ग्लोबलाइज स्तर पर नहीं डाल सके, हम ग्लोबलाइज नहीं कर सके, वैश्विक स्तर पर नहीं लेके आए युद्ध को, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हुई। एक कंट्री पे हमला हुआ, दूसरी 5-6 कंट्रियां उसके साथ जुड़ के हमला नहीं करा उन्होंने, ऐसी कंडीशन नहीं आ पाई। युद्ध का स्तर बहुत छोटा था। नाटो में उपस्थित देश और वार्सा पैक्ट में उपस्थित देश, ये दोनों ही देश यही सोच रहे थे उनमें उपस्थित कि अभी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है जो हमें इसके अंदर कूदना पड़े, इसके अंदर आना पड़े। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया। राजनयिक संवाद का मतलब होता है दोस्तों कि वहां के जो बड़े बड़े सुप्रीम लीडर होते हैं उनके साथ वो बातचीत में ना रह पाए, दोनों बातचीत में नहीं रह पा रहे। उस टाइम पे अगर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात करें तो जॉन एफ कैनेडी थे, वहां पे निकिता क्रुश्चेव थे सोवियत यूनियन के, तो दोनों के बीच में बातचीत हुई जब जाके क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को खत्म किया जा सका। क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी तो कोई भी गलत शक्ति आ सकता है, उसके इरादे गलत आ सकता है ना। तो कई बार जब कम्युनिकेशन टूट जाता है प्रॉब्लम आती है, तो ये राजनयिक संवाद यानी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर सिचुएशन बिगड़ सकती है, किसी के मोटिव के बारे में, किसी के लक्ष्यों के बारे में गलत अंदाजा लगाया जा सकता था और कई बार ऐसा हो गया। और आगे बोल रहा है और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जा रही थी। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है कि ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन मतलब गहरा डीप संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। तो दोनों गुटों के अलावा एक तरफ तो अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, इसके अलावा भी देश थे जिसके ऊपर हमने पहले जिक्र कर लिया पिछली वीडियो के अंदर, यानी कि बोलो गुट निरपेक्ष देश। हाँ, गुट निरपेक्ष देश वही देश जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही कि हम ना सोवियत यूनियन के साथ जुड़ेंगे ना अमेरिका के साथ जुड़ेंगे, हम दोनों से अलग रहेंगे, विकास की नीतियां अपनाएंगे, क्योंकि अभी हम गरीब देश हैं, हम नहीं चाहते किसी की लड़ाई में पड़ना। साथ ही साथ दुनिया के जो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को भी ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश थी गुट निरपेक्ष देशों की और ये गुट निरपेक्ष देशों का बहुत बड़ा योगदान रहा तीसरा विश्व युद्ध ना होने में, और जब छुटपुट लड़ाइयां जो हो रही थी उन्हें भी सॉलिडेट करने में, खत्म करने में की भूमिका को नहीं बुलाया जा सकता, है ना। दोस्तों अगले पेज पर आते हैं। आंदोलन के प्रमुख नेता में एक जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों एक जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई किसमें,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने में। ये उनमें से एक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी और देश के विकास के हित में सोचा लड़ाई में ना पड़कर, और लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की इनकी मुहिम थी। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में जो लड़ाई थी वो किसको, उत्तरी जो कोरिया था वो साम्यवाद को मानने में बिलीव करता था, और जो दक्षिण कोरिया था वो पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र का पक्षधर था। दोनों के बीच में लड़ाई थी, विचारधाराओं को लेकर इनके बीच में छुटपुट लड़ाइयां भी होती रही हैं और होती रही थी और होती भी रही हैं। हमें भी आज भी हम देखते हैं कि दोनों के संबंध अच्छे नहीं है, पर नेहरू ने इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया, यानी कि मध्यस्थता करी, प्रॉब्लम को ठीक कराने की पूरी कोशिश करी। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो नए नाम है आपके सामने, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त मतलब होता है इकट्ठा, मिला हुआ, क्या, राष्ट्र यानी कि पूरी दुनिया के सारे नेशन, संघ, संघ मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी दुनिया ने मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करा है जो पूरी दुनिया के विकास के लिए काम करेगी, साथ ही साथ ये आतंकवाद को कम करेगी, शांति लाएगी, अमन लाएगी दुनिया के अंदर, वैश्विक तापवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करेगी, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाएगी, आदान प्रदान करेगी चीजों का ज्यादा से ज्यादा। तो इसके ये सब लक्ष्य होते हैं। आपके एक सेपरेट चैप्टर में ये सारा का सारा अलग से पूरा चैप्टर है, जब हम इसको अच्छे समझ लेंगे। तो इसका जो महासचिव होता है, संघ का महासचिव जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो दुनिया का एक सबसे बड़ा महासचिव, उसके निर्णय बहुत मैटर करते हैं हर देश के लिए। उसने जो सोवियत यूनियन के साथ में जो अमेरिका का विवाद चल रहा था उसको खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, यानी कि मध्यस्थ की भूमिका निभाई, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया, बीच में खड़े होकर प्रॉब्लम को, मध्य में खड़े होकर प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हाल में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। तो दोनों संस्थाएं, दोनों ही महाशक्तियां ये जानती थी कि लड़ाई किसी के पक्ष में नहीं होगी, अगर लड़ाई हुई तो दोनों पक्ष का ही नुकसान होगा। पिछले हम बहुत वीडियो से इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, है ना, कि लड़ाई किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी ग्रुप, किसी भी समूह के लिए अच्छी नहीं है। जल्द से जल्द इसको टाला जाए, पर कोई पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं था। शीत युद्ध के अंदर यही हो रहा था, पीछे भी नहीं हटना, लड़ाई भी नहीं करनी, ऐसी कंडीशन के अंदर खड़े हुए कि सामने वाला अपने आप ही हार मान जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो शीत युद्ध एक असमंजस की स्थिति थी, एक दुविधा की स्थिति थी कि क्या इसका नतीजा नहीं निकल के सामने आ पड़ा था। ना कोई हार रहा था, ना कोई जीत रहा था, लड़ाई के पक्षधर भी नहीं थे, लड़ाई करनी भी नहीं थी, लड़ाई हो भी रही थी, छुटपुट लड़ाइयों को कम भी किया जा रहा था। तो बहुत सारी घटनाएं साथ साथ में घट रही थी, पर कोई भी महाशक्ति तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहती थी, कोई भी देश तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता था। खासकर गुटनिरपेक्ष देश ऐसा नहीं चाहते थे कि दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध देखना पड़े, क्योंकि ये विश्व युद्ध केवल और केवल दो महाशक्तियों के बीच नहीं होता, ये विश्व युद्ध के अंदर छोटे वो गरीब गुलाम देश जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए थे उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता था, और वो दोबारा गुलामी कगार से लेकर अब भूखमरी की कगार पर आ सकते थे, बर्बादी कगार पर आ सकते थे। तो जितना हो सके इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी थी। आगे चलते हैं। और शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया। तो शीत युद्ध कहां सरकता गया? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता चला गया, यानी कि पहले एक क्षेत्र के अंदर था, ठीक है, फिर दूसरे क्षेत्र में जाके वो जहां पे गर्म युद्ध हो रहा था एक टाइम पर, जहां पे लड़ाइयां हो रही थी, वहां पे भी शीत युद्ध को अप्लाई कर दिया गया, और वहां पे भी सिचुएशन जो है वो ठंडी पड़ गई, उसकी तासीर ठंडी पड़ गई जो कभी गर्म हुआ करती थी। यही हमने देखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाले घटना में, और काफी कांगो के देश, कांगो वाली घटना में यही हुआ, अफगानिस्तान वाली घटना में यही हुआ। कोई भी देश नहीं चाहता था कि लड़ाई बड़े स्तर पर जाए, तो शीत युद्ध का दायरा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, ये एक जगह से दूसरी जगह की तरफ खिसकता चला जा रहा था, और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था कि काम हो जाओ, एकदम संयम बरतो, चीजों में जल्दी से एग्रीगेट होके डिसीजन मत लो, किसी का ही भला नहीं होने वाला। तो हमें यहां तक ये चीज समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी, इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार
हथियार जमा किए। तो अभी शंका तो है, मैंने क्या बोला, लड़ाई है पर ठंडी पड़ी हुई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी नहीं करनी और पीछे भी नहीं हटना। पीछे नहीं हटना तो सामने वाले को पीछे हटाना है, सामने वाले को पीछे हटाना है या उसको डराना है, तो क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाऊंगा। दोनों पक्ष यही कर रहे थे क्योंकि सामने वाले के उसकी विचारधारा उन्हें नहीं पता और राजनयिक संवाद भी नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, पता कैसे चलेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वो कल युद्ध छेड़ दे, है ना, शीत युद्ध एकदम से शीत युद्ध ना रहकर एक तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाए तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। इसलिए देश यही चाहते थे कि लड़ाई कभी भी हो सकती है, हथियार ज्यादा से ज्यादा बनाते रहो और सामने वाला जिससे डरे मेरे ऊपर हमला करने से पहले। तो शंका खत्म नहीं हुई थी और हथियार भरपूर जमा कर लिए थे, लगातार युद्ध के लिए तैयार करते रहे। तो यही हो रहा था शीत युद्ध की कंडीशन के अंदर, शीत युद्ध के दायरे के अंदर हथियार बनते जा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं रहा था, छोटी मोटी लड़ाइयां भी हो रही थी, शीत युद्ध फैल भी रहा था, गुट निरपेक्ष देशों की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिली, क्या क्या बहुत सारी घटनाएं इसके अंदर घटी और लगातार युद्ध के लिए तैयार करते रहे कि युद्ध कभी भी हो सकता है। हथियारों के बड़े जाखिरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया कि लड़ाई कभी भी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके हथियार जोड़ लो, जब भी हम युद्ध से बच सकते हैं। ये एक विचारधारा थी कि युद्ध नहीं होगा, सामने वाला डरेगा मेरे हथियार देख के तो वो हमला करेगा ही नहीं और मैं सामने से हमला करूंगा नहीं, है ना, तो युद्ध जो है वो नहीं होने की कंडीशन रहेगी, मिनिमम हो जाएगी उसकी कंडीशन। तो दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्ष में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। बिल्कुल कि मैंने सोच लिया कि उसने बहुत सारे हथियार बना लिए हैं, उसने सोच लिया कि मैंने बहुत सारे हथियार बना लिए हैं। दोनों पक्ष अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ये बात को सोच सकते थे कि सोवियत यूनियन के पास ज्यादा हथियार है, अमेरिका यहाँ से हथियार बढ़ाया जा रहा है और गलती से एक हथियार चल जाए या कुछ भी छुटमुट लड़ाई भी हो जाए और बड़ा हथियार चला दिया जाए तो वो सामने से हथियार चला देंगे। जब ये हथियारों की बहुत सारे हथियारों की लड़ाई हो जाएगी तो दुनिया बर्बाद हो सकती है। बहुत बड़ा खतरा था, ये हथियार बढ़ते जा रहे थे और दुनिया की सांसें अटकती जा रही थी कि लड़ाई हो गई तो पता नहीं क्या होगा। जहां पे किसी एक पक्ष ने संयम खो दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी ने अपने आप को महाशक्ति दिखाने की कोशिश कर ली एक लूप में, जब उसको एक मौका मिला उसने अपने हथियार चला दिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, अगर परमाणु बम चला दिया तो क्या होगा। बहुत लोग डरे हुए थे इन सब चीजों से लेकर, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए और कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। देखिए ऐसे तो खैर कोई युद्ध हथियार चला नहीं सकता, बहुत बड़े ऑर्डर होते हैं, बहुत बड़े कीज होती हैं, कोड्स होते हैं, उसके बाद ये परमाणु हथियार चलते हैं। तो फिर भी अगर हम इसको ले लें कि कोई देश अपने ऊपर ही बम गिरा दे, है ना, और कहे कि सोवियत यूनियन ने गिराया है, छोटा बम गिरा दे अपने एरिया के ऊपर, बोले कि सोवियत यूनियन ने गिराया, अमेरिका अपने ऊपर गिरा के बोलते, तो ऐसे क्या हो सकता है। दुनिया तो सोवियत यूनियन को ही गिल्टी समझेगी कि उसने पहले कोशिश करी है। या फिर कोई सैनिक छुटपुट कार्रवाई कर दे, जो उनके लड़ाकू जहाज होते हैं वो बिना परमिशन के करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सामने वाला छोड़ेगा थोड़ी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति थी कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस खतरे को कम से कम किया जाए, इन हथियारों को कम से कम कर दिया जाए। जितने हथियार बन गए हैं ठीक है, पर आगे ना बढ़ाया जाए इनको। अगर आगे बढ़ता है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसके बाद ये लास्ट रह गया इस तरफ इस पेज का, अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। दुर्घटना आत्मक रूप से ऐसे हो जाए तो, कोई देश दुर्घटना से ग्रस्त हो जाए तो उसके देश के अंदर एडिशनल सपोर्ट जो है, जितना भी उनका शस्त्रागार है वो विस्फोट हो जाए वहां पर, तो वो तो यही समझ लेगा कि सामने वाले ने हमला करा है, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। या तो वो हथियार अपने ऊपर भी हथियार अपने
बढ़ती ही जाती, हथियार बढ़ने के साथ ही कम नहीं होती। तो हथियार जितने बढ़ेंगे उतनी शीत युद्ध की जो रूपरेखा है, उसका दायरा है, उसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ेगी और वो शीत युद्ध कम होता जाएगा और वो गर्म युद्ध की तरफ जाता चला जाएगा। तो दोस्तों अगले पेज पे कह रहा है कि इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित, तो परमाणविक क्या होता है, परमाणु हथियार, ठीक है ना, और कुछ अन्य हथियार, अन्य तरह के हथियारों को सीमित और समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला करा। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर कहा कि अब हम हथियारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियों के लिए खतरा तो है ही, साथ ही साथ समूची दुनिया के लिए खतरा है। हथियार बढ़ते जाएंगे, पीछे हमने पढ़ा कि गलती से भी कोई दुर्घटना घट गई तो दोनों देशों में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा और इतना हथियार है कि इससे पूरी दुनिया इसके आधे से आधे हथियार भी चला दिए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और दिन प्रतिदिन शीत युद्ध के कारण वहां पे सोवियत संघ और यहाँ पे अमेरिका हथियारों का गलत आंकलन करके हथियार पे हथियार बनाते चले जा रहे थे कि सामने वाले से डर था कि वो हमला कर सकता है, साथ ही साथ मैं अपने आप को इतना पावरफुल कर लूं कि सामने वाला मुझ पे हमला ना कर पाए, इसलिए ही हथियारों का निर्माण जो था वो हो रहा था। तो हथियारों को समाप्त करने के लिए सहयोग का फैसला करा, दोनों ही महाशक्तियों ने ऐसा सोचा। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण, तो दोस्तों क्या है अस्त्र मतलब कि हथियार, नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल करना, द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है, कि अस्त्र नियंत्रण करके इस तरह की संधियां करके कि अस्त्रों को अब नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको और बढ़ावा नहीं देंगे, उसको और नहीं बनाएंगे, इसको हम सीमित करेंगे, यानी कि जितने बन गए ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, बहुत पैसा लगा उसके अंदर, धीरे धीरे वो भी काम करेंगे, पर आगे हथियार नहीं बनाए जाए इसके लिए काम किया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उद्वार में हुई, ठीक है, तो ये 1960 के बाद से ही इसकी शुरुआत जो थी वो होनी शुरू हो गई थी, अस्त्रों को नियंत्रित किया जाएगा। और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत करे, तो 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने 3 अलग अलग समझौतों पे दस्तखत कर लिए। इन समझौतों के बारे में देख लेते दोस्तों, कौन कौन से समझौते थे। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, कि परमाणु परीक्षण, परीक्षण होता है दोस्तों ट्रायल करना, कि ट्रायल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, कि परमाणु, क्योंकि कोई देश जो होता है अपने परमाणु हथियारों का क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि म्यूंग जोंग है ना, बार बार नॉर्थ कोरिया के लीडर क्या कर रहे थे, बार बार परमाणु हथियार चला रहे थे प्रशांत महासागर के अंदर, और इससे हथियार चलने से क्या हो रहा था, जापान के अंदर भूकंप आ रहा था, वो सोच रहे भूकंप आया है, पर नहीं, असलियत में क्या हो रहा था, हथियार चलाए जा रहे थे, परमाणु हथियार बार बार चलाए जा रहे थे। किसको दिखाने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए। पर अमेरिका ने बोला कि अगर हमने चलाए तुम्हारे से बहुत ज्यादा हथियार है हमारे पास, तुम्हारे पास उसे 18 परमाणु बम है, हमारे पास 600 से भी ज्यादा है, और हमने एक चला दिया तो क्या होगा। तो परमाणु बम कभी भी इसका ट्रायल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, दूसरे देशों को दिखाने के लिए बेसिकली नॉर्थ कोरिया ये काम कर रहा था, है ना। ऐसे परीक्षण करने भी खतरनाक होते हैं, परमाणु बम का इंपैक्ट बहुत गंदा होता है। भारत ने परमाणु बम का परीक्षण एक बार किया था पोखरण के अंदर, है ना, तो परमाणु बम का परीक्षण हर देश एक ना एक बार तो करता ही है, देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए, और साथ ही साथ अपने आसपास के देशों को भी दिखाने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि मेरे ऊपर हमला करोगे तो परमाणु बम हमारे पास भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि 2 और संधियां की गई, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में बताया था, वो मिसाइल जो जमीन से हवा के अंदर वार करती है उसे बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो एंटी मतलब कि ना बनाना, ना इसका ट्रायल करना, ऐसा कोशिश की गई कि भाई ट्रायल ना किया जाए। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि अब इसको प्रसारित नहीं किया जाएगा, इसका फैलाव और नहीं किया जाएगा, इसको और नहीं बनाया जाएगा। ऐसी 3 संधियों पर 10 साल के अंदर हस्ताक्षर भी किए गए, और ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों दुनिया के लिए। दुनिया ने दोनों महाशक्तियों की समझदारी को देखते हुए बहुत ही राहत भरी सांस ली कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है, इसको अप्रसारित करने में, निशस्त्रीकृत करने में, शस्त्रों का निर्माण कम करने की कोशिश की गई, और ट्रायल कम से कम या ना के बराबर रखने की कोशिश की गई। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए
वार्ताओं के कई दौर, अस्त्र परिसीमन होता है कि अस्त्रों को लिमिटेड करना, अस्त्र मतलब कि हथियार, जैसे मैंने पहले बोला, परिसीमन होता है कि उसको लिमिटेड करना के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। उसके बाद धीरे धीरे करके संधियां होती ही चली गई और हथियारों की नियंत्रणता बढ़ती चली गई। दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी और इन देशों के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि लड़ाई के चांसेस जो थे वो मिनिमम हो गए थे। दोस्तों ये टॉपिक हमने पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर लिया। शीत युद्ध के दायरे हम समझ गए कि शीत युद्ध जब चल रहा था, उन दिनों जब शीत युद्ध का एटमॉस्फेयर था दुनिया के अंदर, 1991 तक शीत युद्ध रहा, जब कौन कौन सी घटनाएं घटी, मतलब कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, कैसी कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हाँ, और क्या हुआ, हथियार बने, लड़ाइयां, छुटपुट लड़ाइयां हुई, गर्म युद्ध भी हुए, पर दुनिया तीसरे महायुद्ध से बच गई। तो ये टॉपिक हमने पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है। दोस्तों अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता के बारे में हम पूरा का पूरा समझेंगे, जानेंगे कि क्या है गुट निरपेक्षता, क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें उपस्थित देश, पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में समझाया जाएगा। दोस्तों शीत युद्ध के दायरे हमने पढ़ा, हमने समझा कि शीत युद्ध के समय में दुनिया के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उनका दायरा, उनका पूरा ब्यौरा आपके सामने था, कौन कौन से युद्ध हुए, युद्ध की प्रकृति कैसी थी, सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों अगली जो वीडियो होगी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, श्योरली मैं उसका आंसर करूंगा। दोस्तों स्मरणीय बिंदु हर बार की तरह मूल बिंदु जो आपको याद करने हैं वो आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं वो पीडीएफ डाल रहा हूं और आप वो सारे के सारे स्मरणीय बिंदुओं को याद कर लीजिए। दोस्तों जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ।